बेटा एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें हम लोग। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। और इस लेक्चर में बेटा हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है, हम लोग डिस्कवरी ऑफ डीएनए पैकेजिंग जैसे टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। दो तीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। पहले फटाफट से मुझे बताओ कि साउंड आ रही है और मैं विजिबल हूं, आपको एक बार ओके लिखो तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी बताना बेटा एक बार फटाफट से। ठीक है, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा? जल्दी बताओ, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज आ रही होगी। हाँ, टेस्ट सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। संडे वाले टेस्ट में कंप्लीट चैप्टर आएगा और मे भी वो मे भी नहीं, रियल में वो आपके स्कॉलरशिप टेस्ट का ही पार्ट है, तो ध्यान से पढ़ के आना। 90 क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के, तो अच्छे से पढ़ के आना बेटा पूरा चैप्टर। दूसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के मैंने कहा था कंबाइन असाइनमेंट दूंगा, वो आज आपको मिल जाएगा जब क्लास एंड होगी, उसके साथ उसके कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। मतलब आप जब तक दूसरी क्लास फिनिश करेंगे तो कंबाइन असाइनमेंट और आज जितना हम पढ़ाएंगे उसका हैंड रिटन नोट्स, ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां तक समझ में आ गई? दो चीजें बताओ कौन कौन सी एक्स्ट्रा मिलेंगी। आज आपको कंबाइन असाइनमेंट मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, उसके साथ आपको क्या मिल जाएगा? हैंड रिटन नोट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। मेरे पास दो तरह के नोट्स हैं बेटा, एक जो मैंने मतलब जो बैच में पढ़ाया मैं उसको दे दूंगा साथ में, और एक मैंने खुद से हाथ से दो पेज अभी लिखे पूरा कंप्लीट नहीं है, वो भी आपको दे दूंगा। तो आप जिसमें से भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आवाज आ रही है बेटा? जल्दी बताओ, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ सही है। वन शॉट बेटा कल का थोड़ा सा टाइम यूज करेंगे उसको वन शॉट बनाने में, जो मैंने आपको बोला था। कल आपकी क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, हैंड रिटन बता दिया मैंने, स्टार्ट कर लेते हैं। भाई कल का दिन आप कहां यूज करोगे? कल का दिन आप क्या करोगे? जो मैं कंबाइन असाइनमेंट दे रहा हूं और अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन पूरा रिवाइज करना है, तो कंबाइन असाइनमेंट करना है आपने और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरा रिवाइज करना है। कंप्लीट रिवाइज करो, असाइनमेंट बनाओ, तो आपका कल का दिन यूज करो आप। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, कल मेरे को लग रहा है ऑफ होगा आपका ना, तो हाँ कल ऑफ होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो आपको बता दिया मैंने। टेस्ट बेटा बीच में नहीं रख रहे, टेस्ट आपका भी संडे वाला ही होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट कर लें फटाफट से। सिलेबस आपको बता दिया मैंने। ठीक है, क्लियर? चलिए वाई ऑफ पूछ रहे, पता नहीं क्यों कुछ कुछ ऑफ आपके बनेंगे, वो बता दी जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करने वाले लेक्चर को। हमने लास्ट क्या पढ़ा था उसके बाद ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे और सिर्फ लेक्चर की बात करने वाले हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बेटा, जिन बच्चों को मैंने आपको फिर बोला था, आप में से किस किसने अभी तक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लो, काम आ जाएगा आपके। एक तो बायो वाले में से न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, एक इस चैप्टर में से पूरा आपने जहां तक हिस्ट्री ऑफ मतलब डिस्कवरी ऑफ डीएनए वहां से पहले तक का पढ़ना है। तो केमिस्ट्री वाला किसी ने पढ़ के ट्राई किया? मुझे बताओ जल्दी से, देखें एक बार जरा। केमिस्ट्री वाला पढ़ा है किसी ने? जल्दी बताओ बेटा। है अभी नहीं पढ़ा? एक जो बच्चा लिख रहा है डोंट वांट ऑफ, मैं कब कह रहा हूं तुझे छुट्टी चाहिए? याद करना चैप्टर, लेक्चर देख दोबारा से, जो जिसमें गड़बड़ है फिर से पढ़ दो सारा। कौन कह रहा है तुम्हें छुट्टी करने के लिए? एक बार केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल, जो केमिस्ट्री वाली पार्ट सेकंड है, उसकी बायोमोलिक्यूल में से न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? मेरे कहने से कल का दिन वहां पे भी लगाएंगे और उसके साथ आपकी 11th की एनसीईआरटी से न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, और इसके साथ आप आज का जो मेरा टॉपिक मैं कराऊंगा उसको आपने रिवाइज करना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हमारे टॉपिक पे, इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, फिर पैकेजिंग पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट कल जो पढ़ा था उसको हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं। आपको मैंने जो पढ़ाया था, शुगर दो होती है, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो शुगर राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, इतना सबको आना चाहिए। 5 कार्बन की है, पेंटोज है। मैं इसलिए बता रहा हूं कुछ बच्चों को अजीब लगा था। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? जिस रिंग में कार्बन के अलावा कुछ और हो। यहां ऑक्सीजन थी, हेट्रोसाइक्लिक है। 2' पर H है तो मेरे पास ये डीऑक्सीराइबोज है सेकंड कार्बन पर, और 2 पर OH है तो ये राइबोज है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नाइट्रोजनस बेस ATGC ये होते हैं डीएनए में, और AUGC ये होते हैं आरएनए में। मेरे पास A और G प्यूरिन है, और आपको नाम पता है A का 6 अमीनो प्यूरिन, मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको जल्दी से, और G का नाम है 6 ऑक्सो सॉरी 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अमीनो पहले आएगा अल्फाबेटिकली ना बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये चीज हमने पढ़ी थी। थाइमिन का एक और नाम 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल, ये पढ़ा था। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये चीज हमने पढ़ी थी बेटा ऑलरेडी। और आपको पता था कि C1 शुगर का N9 से जुड़ेगा प्यूरिन में, और N1 से जुड़ेगा पायरिमिडीन में, और बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड आपको बता दिए थे क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। इतनी चीजें बेटा आपको लास्ट क्लास में बात करी है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक, याद कर लो, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ये शुगर प्लस एक फॉस्फेट में फॉस्फो ईस्टर, अब ऑलरेडी एक फॉस्फेट जुड़ चुका है, एक और जोड़ूंगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड। जिसकी फर्स्ट क्लास है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा पुरानी क्लास रिवाइज करो पहले। और फिर यहां पर दूसरा बॉन्ड का नाम भी क्या है? फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो आपको मैंने क्या बताया? ये बोल रहा हूं मैं एडीपी प्लस फॉस्फेट, ये एएमपी प्लस फॉस्फेट, और ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब मैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा तो फॉस्फोडाइस्टर बनेगा, और फॉस्फोडाइस्टर का नाम क्या रखा था मैंने? 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जिसके यहां पर 3' पर OH होगा और 5' पर यहां फॉस्फेट होगा। यहां तक हम लास्ट क्लास में पढ़ के इसके एक सवाल कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले बेटा, इसके आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। क्लियर है? अब ये कह रहा है वैभव की डीऑक्सी का स्ट्रक्चर बताओ खुद बना जाके। ये क्या बात हुई भाई? लास्ट क्लास में 2 बार पढ़ाया मैंने इसे, फिर कह रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्यों बनाया स्ट्रक्चर आपको? या लास्ट क्लास का कुछ भी याद नहीं है? बताओ जल्दी, क्यों क्यों याद नहीं है? आप रिवाइज क्यों नहीं करेंगे? आपने क्या पढ़ाई की कल? बेटा जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है डेली का डेली आप रिवाइज करें। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं ये बात, रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है आप आके देख के घर चले गए। आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, आप क्लास 12वीं के बच्चे हैं, रिवाइज करो। क्या रॉन्ग है भाई? ये फॉस्फोनाइट्रेट, ये फॉस्फोनाइट्रेट सही तो है सारे, क्या रॉन्ग है?
हैंड रिटन आज मिलेंगे, जो बाद में जुड़े सुन लो मैंने क्या अनाउंस किया है। हैंड रिटन नोट्स आपको जो मैं आज तक का पढ़ाऊंगा उतने तक के हैंड रिटन आप आज को मिल जाएंगे आपको, और मैं एक और नोट अपलोड कर दूंगा जो पूरे चैप्टर के होंगे। उसमें हो सकता है अगर आपको कुछ दिख ना रहा हो ठीक से तो मैं साथ के साथ पूरे करूंगा ही। उसके अलावा आपको कंबाइन असाइनमेंट मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के। आप में से सभी बच्चे कल बैठकर, टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई भी, सभी बच्चे बैठकर वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का असाइनमेंट करेंगे। कोई ऐसा टाइम वेस्ट करता हुआ ना मिल जाए मुझे, पहली बात। दूसरी बात बेटा आपको चैप्टर तैयार करना है, टेस्ट के एक दिन पहले नहीं पढ़ते हैं, वीक में पढ़ना शुरू कर दो, क्लियर। और क्लास खत्म होते ही 10 मिनट रिवाइज किया करो मेरे कहने से। तुरंत सबको लगता है जाके तुरंत खाना खाएं, क्यों करना है तुम्हें? रिवाइज कर लो ना, रिवाइज करने की आदत डालो बेटा, ठीक है बेटा। गुस्सा नहीं हो सकते तुम लोगों पे, गुस्सा नहीं हो सकते, बताओ है? गुस्सा तो हो सकता है तुम लोगों पे। तुम्हें समझा नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करने को बोले कि जाओ डेली तुम YouTube पे टाइम खराब करो, इधर कुछ भी देखते रहो, ऐसा करते रहो, वो थोड़ी बोलेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे ना। गुस्सा नहीं हो रही बेटा, जब भी छुट्टी आएगी, जब भी मान लो कल का हमारा हॉलीडे है, जब भी ऐसा आता है हम मतलब नाराज होते हैं कि कल आप टाइम वेस्ट ना करो, कल आप हमारी बातों को ध्यान रखके पढ़ाई करो, बस इतना करते हैं, ठीक है? यही करना होता है हमें, ठीक है? हाँ क्लियर, सही है। चलो बेटा आप कल के लिए पढ़ाई करेंगे, आ जाओ आगे। अब यहां से चलते हैं और एक टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने वाला हूं। टॉपिक का नाम है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ठीक है? मैं कुछ चीजें बताऊंगा, टाइमलाइन से बहुत ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप मेरी बातें सुनेंगे, ठीक है? क्लियर, ठीक। अब सुन लो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं बेटा आपको। देखो हुआ क्या था, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बात याद करें, हमारे पास जिस समय मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था उसके कुछ सालों के बाद, मतलब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था 1865 में, उसके 4 साल के बाद 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशर। मिशर ने क्या किया, मैं इस चीज को बता रहा हूं आपको, मैं क्लियर एक टाइमलाइन लेके चल रहा हूं। 1865 में 1869 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिशर था। मिशर ने क्या किया, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं एक्चुअल में मिशर ने क्या किया, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल फोकस करके, चैट रोक के पढ़ो, बात सुनो मेरी बस, ठीक है? क्लियर, ध्यान सुनेंगे, चैट रोक के बिल्कुल मेरी बात सुनेंगे सब लोग, ध्यान से देखो बेटा। मिशर ने क्या किया, मिशर की फोटोग्राफ है। मिशर ने क्या किया था बेटा, मिशर ने जो बैंडेज होती है, चोट पर जो बैंडेज लगी रहती है, वो बैंडेज उतरने के बाद उस पर थोड़े थोड़े सेल्स लग जाते हैं। जब कभी आपने देखा कि जब चोट पे बैंडेज करते हैं, जब चोट पे से वो बैंडेज हटाते हैं तो वो कुछ सेल्स को साथ ले जाती है। तो मिशर ने क्या किया था, पस सेल्स का मतलब चोट लगने के बाद जब वहां पस बनी, वहां पे कुछ सेल्स थे, पस सेल्स आइसोलेट किए और उसमें से उसके न्यूक्लियस में से एक केमिकल आइसोलेट किया। वो केमिकल एसिडिक था, उसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लीन। तो मिशर ने क्या किया, मिशर आइसोलेटेड एसिडिक मटेरियल। क्या आइसोलेट किया? एसिडिक मटेरियल। कहां से? फ्रॉम में लिख रहा हूं, पस सेल्स एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, ठीक है? क्लियर, फ्रॉम न्यूक्लियस लिख देता हूं, ठीक है? फ्रॉम न्यूक्लियस, और उसको नाम दिया न्यूक्लीन, नेम्ड एज न्यूक्लीन। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई वो पढ़ रहे हैं, और ये हुआ था 1869 में। 1869 में मेन परेशानी ये थी कि इन्होंने क्या किया था बेटा, मिशर ने डीएनए को निकाल तो लिया था, लेकिन प्रॉब्लम, ध्यान सुनो बेटा, जैसे उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, उन्होंने न्यूक्लियस में से, ध्यान सुनो, ये मान लो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है। उन्होंने डीएनए निकाल तो लिया था, पर डीएनए जो था वो टूटा हुआ निकला। कैसा निकला? टूटा हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जुड़ा हुआ पूरा निकल गया, टूट गया था निकालते वक्त। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि मिशर ने एक एसिडिक मटेरियल न्यूक्लियस में से निकाल तो लिया, पर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ, पूरी लाइन समझना, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ इंटैक्ट डीएनए, कि वो इंटैक्ट डीएनए को आइसोलेट नहीं कर पाए, बिना टूटा हुआ डीएनए आइसोलेट नहीं कर पाए, बहुत लंबे समय तक हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं चला। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लिमिटेशन टू आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए, आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए, वो ऐसा डीएनए आइसोलेट नहीं कर पाए, किस वजह से? टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से। टेक्निकल लिमिटेशन क्या है बेटा? टेक्निकल लिमिटेशन का मतलब हुआ कि जब डीएनए निकाल रहे थे टूट जा रहा था। तो 1869 में मिशर ने डीएनए आइसोलेट करा, उसका नाम न्यूक्लीन रखा गया क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड से मिला और वो एसिडिक मटेरियल था। अब जरा कहानी सुनो, कहानी पे वापसी आओ। तो 1869 में मिशर ने न्यूक्लीन जो कि डीएनए था उसको आइसोलेट कर लिया, पर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता चला। लगभग अगर मैं आपको रियल बताऊं, मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर सही से पता चलते ये इतने इयर्स लग गए। यहां पर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए में हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। 1869 में जब मिशर ने डीएनए को निकाला, उसके लगभग 84 इयर्स के बाद जाकर डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता लगा। उसके कुछ रीजन थे। पहला, हम डीएनए को बिना टूटे निकाल नहीं पा रहे थे, उतने अच्छे माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं थे, और इस बीच में कुछ ऐसे काम हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या था, देखो इसके बीच में क्या क्या काम हुआ। मेरे पास 2 साइंटिस्ट हैं जिनका मैं नाम लिखना चाह रहा हूं। एक का नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन, या सीधे उनके वो लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फ्रैंकलिन और विल्किंस, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये हमारे पास बेटा 2 साइंटिस्ट हैं, फ्रैंकलिन और विल्किंस। इन्होंने क्या किया, देखो डीएनए आइसोलेट तो हो गया था, इन्होंने डीएनए का इस बीच में 1869 से लेकर इस बीच में इन्होंने क्या किया, डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर दिया। अब ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्होंने क्या किया होगा, डीएनए आइसोलेट करके उस पर एक्सरे के थ्रू कुछ इमेज बनाई होगी। जैसे मान लो इस टेस्ट ट्यूब में ये डीएनए है और यहां से उन्होंने एक्सरे डाली, एक्सरे डालकर किसी शीट पर एक इमेज बनाई, उससे कुछ आइडिया लगा कि डीएनए डबल थ्रेड का बना हुआ है। डीएनए किसका बना हुआ है, डबल थ्रेड का। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि डीएनए आइसोलेट तो बेटा बहुत पहले हो गया था, स्ट्रक्चर की जानकारी आने में बहुत समय लगा। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किए और फाइनली उन काम को यूज करके और अपना दिमाग यूज करके वॉटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को बताता हुआ एक मॉडल बताया, एक ऐसा मॉडल बताया जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा था, जिसे हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। उसमें लगभग 84 इयर्स लग गए, 84 साल लग गए सब कुछ पता लगाने में, और इसके कुछ रीजन थे। पहला, हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, दूसरा डीएनए बिना टूटे हम निकाल नहीं पा रहे थे, और उतनी हमारे पास डिटेल नहीं थी। अब एक्सरे देखो, एक साइंटिस्ट आए फ्रैंकलिन और विल्किंस, उन्होंने एक्सरे डाला, एक्सरे डीएनए पर डाल के उसकी इमेज बनाई, तो थोड़ी सी नॉलेज यहां से बड़ी है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद एक साइंटिस्ट है चारगाफ ने क्या किया, डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया। डीएनए को कैसे एनालाइज किया, केमिकली एनालाइज किया, और उन्होंने बता दिया, केमिकली एनालाइज करके उन्होंने क्या बता दिया कि डीएनए में जितना ए होता है उतना ही टी होता है, और जितना जी होता है उतना ही क्या होता है हमारे पास, सी होता है। तो इन्होंने केमिकली एनालाइज करके बोला ए इक्वल टू टी,
और जी इक्वल टू सी, ऐसा बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि डीएनए के बारे में डिटेल आने से पहले, रियल डिटेल आई है 1953 में वॉटसन क्रिक के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल से। उससे पहले मेरे पास जिन भी साइंटिस्ट के काम थे, एक का मिशर याद करना है, दूसरा फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्होंने एक्सरे डालकर डीएनए की कुछ इमेज बताई जिससे ये पता चला डीएनए कुछ डबल धागा है, और दूसरा डीएनए को केमिकली एनालाइज किया चार्गाफ ने, जिसने बताया जितना ए है उतना टी है, जितना जी है उतना सी है। और 1953 में वॉटसन क्रिक ने एक मॉडल बताया डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर और कहा कि डीएनए ऐसा है। उस मॉडल के हम मेन फीचर पढ़ेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई, ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई? चार्गाफ रूल बेटा डिटेल में पढ़ाएंगे। अबे तुम्हारा जिसका बर्थडे है तो हम करें क्या बताओ, हमारा भी होगा, तुम कुछ मत करो। हम टीचर है, तुम्हें पढ़ा है, तुम बच्चे पढ़ो, चुपचाप क्यों परेशान हो रहे हो इतना? चार्गाफ के बारे में बताएंगे। ये वाली बात समझ में आई कि टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन इंटैक्ट फॉर्म, यहां तक क्लियर है? ये कह रहे नो। आइसोलेटेड कैसे किया बेटा? न्यूक्लियस तोड़ के साइंटिफिकेशन वगैरह से आइसोलेट किया होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे को सिर्फ ज्यादा देखो, एक दो साइंटिस्ट के नाम और हैं, लिविन है, ठीक है, हमारे पास फिशर है, वो सब नहीं करने, आपको सिर्फ तीन साइंटिस्ट याद करने हैं, एक मिशर, एक फ्रैंकलिन, विल्किंस, चार्गाफ और फाइनली वॉटसन क्रिक। क्लियर है ना? इंटैक्ट का मतलब होता है बिना टूटे हुए। ठीक है, अब जरा आगे सुनो ध्यान से बेटा, आगे सुनो, बारिश हो रही है मुझे पता है। अब क्या हुआ बेटा, हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, हम लोग बात करेंगे वॉटसन क्रिक ने। ध्यान से सुनो बेटा, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, फोटो देख लो दोनों की, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ये मॉडल क्या था मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से बेटा। ये मॉडल क्या था? आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना यार, ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से। कहानी ये है कि 1869 में जब मिशर ने डीएनए निकाला, उसने बोला एक एसिडिक मटेरियल है, ठीक है, एसिडिक मटेरियल हमारे पास उन्हें मिला, ठीक होगी बात। अच्छा, वो क्योंकि डीएनए बिना टूटे हुए आइसोलेट नहीं हो पा रहा था, इंटैक्ट फॉर्म, इंटैक्ट मतलब होता है बिना टूटे हुए, तो उनको प्रॉब्लम हुई। उसके कुछ साल के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट थे विल्किन और फ्रैंकलिन, उन्होंने एक्सरे डालकर कुछ इमेजेस बनाई डीएनए की। फिर चार्गाफ ने ये बता दिया जितना ए है उतना टी है। 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में यहां आ सकता है वो क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, हेलिक्स मॉडल, ये क्वेश्चन पूछता है मॉडल का हेलमार्क। हेलमार्क का मतलब होता है, हेलमार्क मतलब होता है कि मेन पॉइंट, हेलमार्क का मतलब होता है मेन पॉइंट। इस डीएनए डबल हेलिक्स का मेन पॉइंट या मेन फोकस क्या था? बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग, इसको समझना है हमने। मतलब जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आया उसका मेन पॉइंट क्या था? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने ये डीएनए लिखा, यहां 5 डैश है, यहां 3 डैश है, यहां मेरे पास 3 डैश है, यहां 5 डैश है, ठीक है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 3 है, या 5 है, मेरे पास ये दोनों डीएनए है। तो मेरे पास यहां ए है और यहां टी है, यहां जी है, उसके सामने सी है। तो उन्होंने कहा कि इस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बेस पेयरिंग। क्यों बेस पेयरिंग? बताता हूं। एनसीईआरटी कहती है कि बेस पेयरिंग से क्या फायदा होगा, अगर आपको इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है कि ए के बाद जी है, जी के बाद टी है, टी के बाद ए है, फिर जी है, आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप समझो ध्यान से, डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल से आया वो था बेस पेयरिंग, कि ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है। इस बेस पेयरिंग से यह पता चलता है कि अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, मींस इफ वी नो सीक्वेंस समझ में आता है, सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, अगर हम एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस जानते हैं, जैसे मान लो ये 5 से 3 है, इसके बारे में मुझे पता है, अगर मुझे इसके बारे में पता है तो मैं दूसरे का अपने आप प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मैं दूसरे का क्या कर सकता हूं? प्रिडिक्ट कर सकता हूं। ए टी जी जी सी ए टी। तो वॉटसन क्रिक का मॉडल हम पढ़ें, इससे पहले आपको समझ आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका बेस पेयरिंग है, कि डीएनए में हमारे पास 2 धागे होते हैं, अगर आपको एक धागे का सीक्वेंस पता है तो दूसरे धागे का सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। और यही तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की कॉपी कैसे बनती है, इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया। कैसे? अब देखो, ये दोनों धागे हैं, इन धागों को ऐसे खोल दो, आपको देखो जरा, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये 2 थ्रेड हैं, इन दोनों थ्रेड को आप ऐसे ओपन कर दो, ऐसे क्या करो बेटा? ओपन कर दो। ध्यान देना बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं। देखो, मान लो आपके पास एक डीएनए है, ये दिस इज डीएनए, ये डीएनए, इसमें मेरे पास यहां 5 है, यहां 3 डैश है, यहां 3 डैश है, ये 5 डैश है। आपने क्या किया? आपने इसका वो लिखा हुआ है ए टी जी सी टी, तो यहां क्या आ जाएगा? टी ए सी जी और ए। अगर मैं कह रहा हूं इसकी डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, असल में ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं, और ये 5 से 3 है और ये 3 से 5 है। इनके सीक्वेंस आपको पता है, क्या सीक्वेंस है? देखो, ए टी जी सी टी, यहां पर क्या आ गया? ये देख रहे हो ना, ए के अपोजिट टी आ गया, टी के अपोजिट ए, सी जी ए। अब देखो क्या होगा, आप इस पर यहां से नया स्ट्रैंड बना दो, ऐसे, ये नया है, नया बना दो। तो टी के सामने ए आ गया, जी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, टी आ गया। अब यहां से आप 5 से लेके 3 बना दो, तो यहां पर क्या हो गया? टी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, टी हो गया, ए हो गया। ये डीएनए और ये डीएनए कॉपी है, कॉपी ऑफ ईच अदर। ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि बेस पेयरिंग से 2 चीजें उन्होंने बोली। पहली ये बोली कि अगर मुझे एक का सीक्वेंस पता है मैं दूसरे का बता सकता हूं। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अब हम पॉसिबल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी सोच सकते हैं, कि ये डीएनए ऐसे खुल जाता होगा और उस पर ये पुराना स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, और इस पर मेरे पास ये क्या बन रहा है? नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो इससे पहले आप डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ो, उससे पहले आप ये समझो कि 1953 में जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आया उसके मेन पॉइंट थे बेस पेयरिंग। मेन पॉइंट क्या थे? बेस पेयरिंग, जिसे हॉलमार्क कहते हैं। हॉलमार्क मतलब मेन फोकस पॉइंट। और उससे हमें 2-3 बातें निकल के आई। क्लियर? जब हम डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली डिस्कवर हो इससे पहले हम सोच चुके थे कैसे होगी, ऐसे, मतलब किसी प्रोसेस के एक्चुअल में डिस्कवर होने से पहले हम ये बोल बता चुके थे कैसे होगी। ये क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा।
ठीक है, यहां तक आपको सारी लाइनें समझ आनी चाहिए जो उन्होंने बोला। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आ जाओ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे बेटा। इलूसिडेशन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। एनसीईआरटी कहती है कि इलूसिडेशन रिमेन इलूसिव। अगर आप लाइन पढ़ रहे हैं साथ के साथ तो ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियन डिस्कवर होने के बाद डीएनए की इलूसिडेशन, इलूसिडेशन होता है डिस्क्राइब करना, इलूसिव मतलब छुपा रहा, पता नहीं चला। ठीक है, हालमार्क मतलब बोलता हूं मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट। सेलिएंट होता है बेटा स्पेसिफिक। बच्चे रिपीट में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर बोल देता हूं। देखो कहानी सुनो भाई। मिशर ने 1865 में डीएनए आइसोलेट किया था। न्यूक्लियन बोला था उसे क्योंकि वो एसिडिक मटेरियल था। जब उन्होंने न्यूक्लियन आइसोलेट किया तो डीएनए का स्ट्रक्चर इलूसिडेट नहीं हो पाया, डिस्क्राइब नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे क्या नहीं मिल रही थी, मुझे इंटैक्ट फॉर्म में डीएनए मिलता नहीं था। फिर 2-3 साइंटिस्ट का काम है, चार रूल अभी समझाऊंगा। और विल्किंस और फ्रैंकलिन, बेटा हुआ ये था हमारे पास, फ्रैंकलिन, विल्किंस, वाटसन और क्रिक, चार में से 3 को नोबेल मिला हुआ है। एक की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, एक लेडी है, उनमें से आप पता करके बताएंगे मुझे। इनमें से किसी एक की डेथ हो गई थी, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1961 में इस काम के लिए, जो 1953 में उन्होंने काम किया, 1961 में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और सेलिएंट फीचर जानते हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी खुली रखो, साथ के साथ क्यों परेशान हो रहे हो? सारा करा रहा हूं, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा क्यों परेशान हो रहे हो। आ जाओ जल्दी से। देखो सेलिएंट फीचर पे बात कर रहे हैं। हमारे पास ये डीएनए, ध्यान सुनो, ये मान लो डीएनए ऐसे, जो वाटसन क्रिक ने सेलिएंट फीचर का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक मेन फीचर जो उन्होंने बताया वो क्या थे? देखो उन्होंने 5 फीचर बताए हैं, पांचों फीचर ध्यान से सुनो। सबसे पहली लाइन है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किसका बना हुआ है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। सबसे पहली लाइन ये है, मतलब हमारे पास क्या है बेटा, डीएनए में 2 चेन है। आप देख सकते हो, एक चेन ये है और एक चेन ये है। हमारे पास डीएनए में 2 चेन है, 2 चेन है बेटा, एक चेन ये रही और एक चेन ये रही, 2 चेन होती है। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजनस बेस इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, तो ये जो चेन है, ये वाला पॉइंट, ये चीज है, ये शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। तो आपने क्या समझना, पहली लाइन क्या है बेटा, हमारे पास पहली लाइन है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ईच चेन हैव शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मतलब अगर आप देखो शुगर फॉस्फेट, तो हर एक चेन में मेरे पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। और बैकबोन का मतलब होता है मेनली चेन किसकी बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट की। देखो ऐसे शुगर है, फिर बीच में फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर बीच में फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है, आप समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे, हैव शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट की क्या है बेटा, बैकबोन है। तो पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है, पहली लाइन ये हो गई। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आता है तो एग्जैक्ट वही लिख के आने जो एनसीईआरटी में। पहला पॉइंट ये है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 चेन, 2 चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जो जिनके पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट ऐसे है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है बेटा, बोथ चेन रन एंटी पैरेलल पोलैरिटी, वन इन 5' to 3', another in 3' to 5'। मतलब क्या हुआ, देखो एक चेन 5 से 3 है, दूसरी 3 से 5 है, एंटी पैरेलल। 5 से 3 और यहां 5 से 3 अपोजिट एक तरीके से, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। और जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, वो अंदर की तरफ है। नाइट्रोजनस बेस क्या है बेटा, प्रोजेक्टेड इनसाइड। प्रोजेक्टेड का मतलब अंदर की तरफ, प्रोजेक्टेड इनसाइड, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है। आप देख पा रहे हो, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं डीएनए डबल हेलिक्स का, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है, देख लो बेटा। एक मेरे पास चेन 5' से यहां पर 3' है, दूसरी 5 से मेरे पास 3' है, और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और आप देख रहे हो मतलब अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस बोल रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए बेटा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप समझो ध्यान से। ये हम लोग जब अभी पढ़ रहे थे पीछे क्लासेस में, ऑलरेडी ये बातें कर चुके हैं। मैं तो खाली मॉडल का बता रहा हूं आपको कि उसमें क्या पॉइंट थे। कि डीएनए में 2 चेन थी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन था। मेरे पास एक चेन 5 से 3 है, सामने वाली 3 से 5 है। तभी देखो, याद करो मैंने कहा था ये 5 से 3 है, नाइट्रोजनस बेस इधर की तरफ है, तो दूसरी वाली चेन 5 से 3 होगी, तब नाइट्रोजनस बेस सामने सामने आएंगे। याद आ रहा है, इनसाइड, अंदर की तरफ मतलब इधर की तरफ। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास क्या होता है, प्यूरिन बेस पेयर विद पायरिमिडीन। देख लो बेटा, ये चीज हम समझ रहे हैं आपके लिए। देखो हमने कहा कि डीएनए जो है ये 5 से 3 है, तो दूसरी वाली चेन क्या है, 3 से, देखो 5 से 3, इसे एंटी पैरेलल कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं, एंटी पैरेलल। नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, अंदर की तरफ। मान लो ये डबल रिंग का जी है, यहां सिंगल रिंग का क्या होगा, सी होगा। यहां डबल रिंग का ए है और सिंगल रिंग का क्या होगा, टी होगा। मान लो यहां सिंगल रिंग का सी है, तो डबल रिंग का क्या होगा, जी होगा। आप देख पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। देखो प्यूरिन में डबल रिंग थी, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग थी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट देखो, हम थर्ड पॉइंट में ये लिख रहे हैं बेटा, थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं कि प्यूरिन ने बेस पेयर किया है पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, कैसे बेस पेयर किया, ये देखो ध्यान से देखो बेटा। मेरे पास ये प्यूरिन है, दिस इज प्यूरिन, और ये मेरे पास क्या है, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन ने, दिस इज प्यूरिन, इसने पायरिमिडीन के साथ बेस पेयर किया है, पेयर बनाया है। और उस बेस पेयर में उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो हम देख रहे हैं। तो हमने लिखा है कि प्यूरिन बेस पेयर विद पायरिमिडीन इन सच अ मैनर, किस तरीके से बनाया है कि एडेनिन ए फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी एंड जी फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड मत लिखना, ट्रिपल बॉन्ड मत लिखना, गलत हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी, समझो इस बात को। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा। देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले याद करने हैं, ये अलग से नहीं पढ़ने होते। इनमें क्या पॉइंट है, पहला कि 2 चेन का बना हुआ है। दूसरे पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं, उसकी पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि ए बना रहा है टी के साथ, जी बना रहा है सी के साथ। इसका मतलब ये है कि प्यूरिन ने बेस पेयर किया है pyrimidine के साथ। प्यूरिन के सामने pyrimidine आएगा, इसका क्या फायदा है, देखो फायदा क्या है। अगर कभी किसी डबल रिंग के सामने, डबल रिंग प्यूरिन की है, सिंगल रिंग आएगी, और सिंगल रिंग के सामने डबल रिंग आएगी, तो ये वाला डायमीटर यूनिफॉर्म आएगा। ये जो डायमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है, ये एक जैसा आएगा, क्योंकि डबल रिंग जो है प्यूरिन की, उसके सामने सिंगल रिंग आ रही है। देखो ए क्या है बेटा, ए मेरे पास प्यूरिन है, प्यूरिन के सामने टी आ रहा है, टी क्या है, पायरिमिडीन है। तो मेरे पास प्यूरिन में कितनी रिंग है, प्यूरिन में डबल रिंग है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सी की, तो सी में सिंगल रिंग है,
और जी में डबल रिंग है, तो इससे ये जो थिकनेस है ये बराबर आएगी। अगर आपके सामने यहां डबल रिंग हो या सिंगल रिंग हो, यहां डबल हो या सिंगल हो, तो ये जो दोनों चेन का ये डिस्टेंस है ये बराबर आएगा ना। यही चीज एनसीईआरटी कह रही है, क्योंकि डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग आने से यूनिफॉर्म डायमीटर आता है। मतलब हमारे पास क्या होगा, प्यूरिन हमेशा पिरामिड, तो क्या होगा बेटा हमारे पास इन फ्रंट ऑफ डबल रिंग, इन फ्रंट ऑफ डबल रिंग ऑफ प्यूरिन, ये एक्सप्लेनेशन है। ऑलवेज सिंगल रिंग का कौन है, पायरिमिडीन प्रेजेंट है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में बताया कि डीएनए 2 चेन का बना है, दूसरे पॉइंट में बताया उसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, तीसरे पॉइंट में हमने ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ए टी के साथ जी सी के साथ। डबल रिंग वाला सिंगल रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। डबल रिंग कौन है बेटा, प्यूरिन। याद करो हमने प्यूरिन में डबल रिंग बनाई थी। तो अगर ये चेन है डीएनए की, ये दूसरी चेन है, यहां डबल रिंग है और सामने सिंगल रिंग है, तो इनके बीच का ये गैप बराबर रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। क्लियर बेटा, ए सी के साथ नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ग्रुप सामने आने चाहिए। तो ए का ग्रुप हमेशा टी के सामने आता है, इसलिए बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर, जल्दी बताओ बेटा। ए हमेशा टी के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नहीं बोलना, डबल बॉन्ड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं बोलते, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बेटा। 5 से 3, एक 5 से 3 जाइए, तो पोलैरिटी है ना, 5 से 3 चेंज आ रही है, दूसरी 5 से 3 जा रही है। बैकबोन का मतलब होता है बेटा, देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस चीज को बैकबोन कह रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस भले शुगर से अटैच है, पर मेन चेन का पार्ट कौन है, शुगर फॉस्फेट, इसलिए उसे बैकबोन वर्ड यूज कर रहे हैं। बेटा म्यूटेशन से डायमीटर नहीं चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा। आगे चलो, ठीक है। 4th पॉइंट देखो जो अच्छा है और आपको समझना है। यहां पर एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप सुनेंगे। 4th पॉइंट और 5th पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। 4th और 5th पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो 4th पॉइंट क्या है हमारे पास, देखेंगे सब बेटा। 4th पॉइंट देखो, 4th पॉइंट ये है कि डीएनए जो है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, बोथ स्ट्रैंड इज राइट हैंडेड कॉइल, राइट हैंडेड कॉइल है। मेरी बात समझना ध्यान से। देखो मेरे पास क्या है, मान लो डीएनए के ये 2 धागे हैं, वो धागे ये पैरेलल थ्रेड है। तो ये जो पैरेलल थ्रेड है वो किसी एक्सिस पर ऐसे घूम रहे हैं। अगर मान लो ये एक एक्सिस समझ लो, सीधी एक्सिस है, और डीएनए के डबल धागे हैं, ये डबल धागे ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अगर मैं इसे राइट हैंडेड कॉइल कहूंगा, तो अपोजिट वाले को लेफ्ट हैंडेड कॉइल कहूंगा। राइट हैंडेड कॉइल का मतलब होता है मान लो ऐसे, तो लेफ्ट हैंडेड क्या होगा उसका अपोजिट। जैसे देखो दिस इज राइट हैंडेड कॉइल, और ऐसे वाले को लेफ्ट बोलेंगे। तो डीएनए क्या होता है, किसी एक्सिस पर ऐसे घुमा रहता है। कैसे घूमता है, इस तरीके से। ये डबल धागे हैं, ये डबल धागे ऐसे घूमते हैं। डबल धागे मतलब ये देखो, ये जो डीएनए के 2 धागे हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इस तरीके से घूमते हैं। ऐसे किस पे घूमते हैं, एक एक्सिस पर घूमते हैं। एक्सिस का मतलब ये मान लो ये रहा। डीएनए ऐसा सीधा नहीं होता। आप में से अगर देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं डीएनए को अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसके नीचे ये आ गया। डीएनए एक एक्सिस पर घुमा रहता है। ध्यान से देखो गलत क्यों है, सही क्यों, मैं बताता हूं। देखो डीएनए को क्या करते हैं बेटा, एक एक्सिस पर घुमाते हैं। एक्सिस पर घुमाने का मतलब देखना मैं क्या कह रहा हूं। देखो डीएनए का सही डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। हम यहां पर ये क्रॉस यहां दिखाते हैं अगर, तो अगला क्रॉस यहां दिखाएंगे। इसके नीचे ये वाला क्रॉस नहीं आ सकता। अगर मैं डीएनए को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये रॉन्ग है, ये वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें डीएनए एक एक्सिस पर ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ध्यान से मेरी तरफ फोकस करो। डीएनए ऐसे घूम रहा है, तो इस वजह से ये और ये एक दूसरे के नीचे नहीं हो सकते। अगर मैं डीएनए को घुमाने की जगह सीधा खींचा होता तो ऐसा आता। तो डीएनए क्या है, राइट हैंडेड कॉइल है। मान लो मैंने डीएनए को यहां से घुमाना शुरू किया। देखो ये एक पॉइंट है, मैंने डीएनए को यहां से घुमाया और वापसी यहां लाया। यहां से शुरू किया, यहां से, और देखो यहां से शुरू किया और चक्कर लगा दिया कैसे, और वापसी में यहां आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक लाने में एक टर्न कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप एक रस्सी लो, उसको सीधा कर दोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन उस रस्सी को इसके चारों तरफ घुमाओगे तो रस्सी का वो क्रॉस एक दूसरे के नीचे नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए घुमा हुआ है। जब आप यहां से लेकर घुमाकर वापसी यहां लाते हो तो इसे एक टर्न कहते हैं। यहां से घुमाकर वापसी यहां लाते हो, क्लियर है, इसे एक टर्न कहते हैं। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, देखो ध्यान से। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड राइट हैंडेड कॉइल है, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा बेटा कि पिच, पिच का मतलब एक तरीके से क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। मान लो यहां से डीएनए घुमाओ और वापसी यहां तक लाओ, तो यहां से लेकर यहां तक जो डीएनए की लेंथ आई, इसको एक टर्न कहते हैं। तो इसको मैंने लिखा पिच, पिच का मतलब उसकी लेंथ। तो पिच ऑफ वन टर्न इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। तो मैंने क्या किया है, डीएनए को ऐसे घुमाया। देखो मान लो मैंने डीएनए को एक एक्सिस पर ऐसे घुमाया, ये बेस पेयर है, ऐसे बेस पेयर है। मैं डीएनए को घुमाकर यहां से घुमाना शुरू किया और यहां तक लिया, ये एक टर्न है मान लो। और ये क्या है, मेरे पास बेस पेयर है। ये मान लो ए है और ये टी है, ये जी है, ये सी है। तो मैंने ये बोला यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो लेंथ कितनी है बेटा, वो लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। और उसमें टोटल कितने बेस है, टोटल मेरे पास 10 बेस पेयर पर टर्न है। सो डिस्टेंस बिटवीन, आप समझना ध्यान से, एनसीईआरटी क्लियर करती है कि डीएनए ऐसे घुमा हुआ है। डीएनए को कभी भी ड्रॉ करोगे ऐसे ड्रॉ करोगे, कभी भी ये क्रॉस इसके नीचे नहीं आएगा। तो मैंने यहां से शुरू किया, यहां तक मान लो घुमाया डीएनए को, या मैंने क्या करा, यहां तक मान लो डीएनए को एक टर्न कह दिया, यहां तक डीएनए को एक टर्न कह दिया। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई उसकी पूरी ऐसे, वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। और इसमें टोटल ऐसे कितने बेस हैं, मैं काउंट कर रहा हूं, ऐसे 1 2 3 ऐसे टोटल 10 बेस पेयर है। तो दो के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये लंबाई कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर पर टर्न है। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर वो आ जाएगा कितना, हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, 0.34 नैनोमीटर। यहां तक समझ में इस बात के मतलब है। देखो बेटा डीएनए को हमने ऐसे घुमाया है, यहां से लेकर यहां तक एक सर्कल पूरा किया, उसे एक टर्न कह रहे हैं। उसकी लंबाई पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। उसमें कितने बेस पेयर आ गए, 10 आ गए। तो क्या करोगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से, अरे बताओ। ठीक बेटा 2 नैनोमीटर भी बताऊंगा कहां पर, उसमें गड़बड़ नहीं करो। 0.34 नैनोमीटर आ गया बेटा। डीएनए स्टेबिलिटी पे लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी पे लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉइल होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते। आगे आ जाओ, जेड डीएनए बताऊंगा वो होता है लेफ्ट हैंडेड। नेक्स्ट देखो बेटा, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए डीएनए में कुछ होता है। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए
मैं इस पॉइंट को थोड़ा बदल के लिख रहा हूं एनसीईआरटी से। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हमारे पास क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन बेस पेयर, बेसिस लिख रहा हूं, एंड स्टैकिंग ऑफ बेस होता है। ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से डीएनए स्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको समझ आएगा कि दो चेन के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन स्टैकिंग शब्द को जरा समझना है। मैंने एनसीईआरटी ने लिखा है कि बेस पेयर आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अभी देख लेते हैं स्टेबिलिटी को लेकर मैंने क्या बात बोली। ये वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा। मैंने डीएनए का एक धागा ये बनाया, मैं स्टैकिंग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डीएनए का एक थ्रेड ये है जो 5 डैश है, दूसरा ये रहा 3 डैश, ये 3 डैश है और ये 5 डैश है। मेरे पास ये जो बेस पेयर है, मान लो यहां जी था, जी के सामने सी है, इनके बीच में आपको पता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबको पता है जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3। ठीक है, अब मैंने मान लो यहां पर ये बना दिया, मैंने यहां पर क्या किया बेटा, ये बना दिया, मान लो यहां मैंने ए बना दिया और यहां मैंने टी बना दिया। इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये समझ आ गया। तो डीएनए की स्टेबिलिटी में एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा ध्यान से समझ, स्टैकिंग का मतलब क्या है। ये जो बेस पेयर है और ये बेस पेयर है, इनके बीच में जैसे मान लो मेरे पास ये एक बेस पेयर है, नीचे दूसरा बेस पेयर है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये वाला जो मैंने बनाया, मान लो ये जी होता, ये ऐसा नहीं होता कि टेढ़ा होकर से ऊपर चला जाए, ये अपनी पोजीशन पर रहता है। मतलब ऐसे, मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, ये इनके बीच की ये वाली जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग समझो, ये गैप जो है वो मेंटेन रहता है, इसे स्टैकिंग कहते हैं। कि एक बेस पेयर के ऊपर जो दूसरा बेस पेयर है ये लगा हुआ है। जैसे हम सिंपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो मैंने एक बेस पेयर लिख दिया, ये दिस इज मैंने ए लिख दिया मान लो, और यहां टी लिख दिया। यहां जो जी है, ये जी ऐसा नहीं होगा हल्का सा ऊपर शिफ्ट करे या नीचे शिफ्ट करे, उसका ये जो पोजीशन है वो अपनी मेंटेन रहती है। तो इसका मतलब ये बेस पेयर के नीचे ये बेस पेयर अपना एक फिक्स एंगल पे बना रहता है, इसे स्टैकिंग कहते हैं। वो एंगल 36 डिग्री होता है, वो हम देखेंगे, पर आपको ये समझना है एनसीईआरटी ने बोला है कि वन बेस पेयर स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास ये ए और टी, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इनकी जो पोजीशन है इसके कंपेयर में एक एंगल पर बनी रहती है, वो फ्लिप नहीं करती, हल्की सी भी नहीं बदलती, इसे स्टैकिंग कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टैकिंग। स्टैकिंग एंड एच बॉन्ड कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए में, ये दिमाग में अपने बिठा लेना। क्लियर है? ठीक। श्रुति बेटा बातें कर रही है, बहुत खराब बात है ना, बड़ा दुख हुआ तुम लोगों की हरकतों से। मैं बहुत मेहनत से करा रहा हूं और आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, पूछो जल्दी, आ गया समझ बेटा? स्टैकिंग का मतलब होता है इनकी पोजीशंस फिक्स रहेगी एक एंगल पे। क्लियर बेटा? मोइटी होती है अटैचमेंट। अब स्टेबिलिटी का रीजन मत पूछो, बस ये समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, और अभी मैं स्टेबिलिटी के लिए बेस रेशियो पर जाऊंगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग कंट्रीब्यूट करता है। स्टैकिंग का मतलब होता है पोजीशन। अपनी एनसीईआरटी चेक कर रहे हो, साथ के साथ स्टैकिंग लिखा है कि नहीं बताओ? ठीक है, स्टैकिंग चेक करो। 5 पॉइंट पढ़े बेटा हमने, 5 पॉइंट पढ़े। 36 डिग्री का मैं बताऊंगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। ये देखो, अब जरा इस स्ट्रक्चर पे आओ। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सारे पॉइंट समझना। ये एक बेस पेयर है, देखना बेटा, दिस इज वन बेस पेयर, दिस इज वन बेस पेयर। ये डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ठीक, उसके बाद ये जो डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसके साथ एंगल 36 डिग्री होगा। रीजन क्या है कि आप अगर किसी धागे को ऐसे घुमा रहे हो, अगर आप एंगल नहीं बनाओगे, जैसे ये और ये, इसका इसके साथ एंगल होना चाहिए, अगर एंगल नहीं बनाओगे तो घूमेगा नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल क्या क्या याद करना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और हम इसको देखो ऐसे, देखो इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट नीचे नहीं आ रहा ना, यहां थोड़ी आ रहा है, ये तो यहां आ रहा है, इसका मतलब इसको घुमा रहे हैं ऐसे। तो मान लो मैंने यहां से शुरू किया, घुमा के यहां ले आया, दिस इज मान लो एक टर्न है, तो उसमें हम कहते हैं 10 बेस पेयर आ गया। क्लियर है? बताओ जल्दी बेटा। बेटा जिसका चैप्टर 5 बैकलॉग है, मैं तो नहीं करूंगा, खुद करना पड़ेगा, लेक्चर्स आपके पास हैं, अगर करोगे नहीं तो समय निकालो ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मान लो आप एक्स वाई जेड कहीं भी पढ़ोगे, पढ़ के तो होगा, हम दवाई थोड़ी खिला रहे बेटा, ऐसा थोड़ी कैप्सूल आते हैं पढ़ाई के आप फॉलो हो जाएगा, ये तो झूठ बात हुई ना। समय देना पड़ता है पढ़ाई को, ऐसे तो नहीं होता है। हम बार बार चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको यही कर सकते हैं, है ना? ठीक है बेटा, 36 डिग्री में आपको इसलिए बोल रहा हूं, जब आप किसी चीज को ऐसे घुमाओगे तो एकदम 0 डिग्री के एंगल पे नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं इस तरीके से किसी चीज को ऐसे घुमा रहा हूं, जिनको डाउट लग रहा है ध्यान से सुनना। मान लो ये है, ये है, अब ये जैसे जैसे घूम रहा है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे इनके बीच का एंगल भी चेंज होना चाहिए। अगर इनके बीच का एंगल नहीं बदलेगा तो ये एंगल हर एक से 36 डिग्री का एंगल एक दूसरे का तभी हो पाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मान लो यहां पर ऐसे है, तो ये साथ के साथ घूम भी तो रहा है ऐसे, तो इसका इसके साथ एंगल 36 डिग्री बनेगा। किसका किसके साथ बनेगा? इस बेस पेयर का इसके साथ 36 डिग्री का एंगल बनता है। हर बेस पेयर दूसरी, इसलिए कहते हैं कि 10 बेस पेयर पे 360 घूम जाता है। एंगल छोड़ दो, आपको फिर भी नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये याद करना, अगर 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने बोला है कि मेरे पास जो हेलिकल स्टेयरकेस, तुमने वो स्टेयरकेस देखी है, सीढ़ियां ऐसे घूमती हैं, क्या सीढ़ियां एक दूसरे के ऊपर होती है, वो हल्के से एंगल पे नहीं होती एक दूसरे से, हल्के से एंगल, ऐसे वाला एंगल नहीं कह रहा हूं, हल्का सा इस तरीके से टिल्ट होती है, वो वाला है ये। क्लियर बेटा? 5 डैश टू 3 डैश कैसे आता है, लास्ट लेक्चर में पूरी कहानी बता दी थी। 5 डैश फॉस्फेट का, 3 डैश पे OH आता है, आखिरी शुगर का OH होगा 3 डैश पे। क्लियर? 5th पॉइंट नहीं तुम्हें समझ में आया? 5th पॉइंट क्या बोला? स्टैकिंग का मतलब एक बेस पेयर के नीचे दूसरा एकदम फिक्स रहता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, अब जरा ये वाली चीजें देखो, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब जरा इन पे आओ, अरे इन पे तो आओ, ये वाला जल्दी देखना बेटा, जल्दी देखना इसको। एक आपको चारगाफ रूल बता रहा हूं, चारगाफ रूल बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, चारगाफ रूल बता रहा हूं, ध्यान से देखना। चारगाफ रूल क्या होता है? एक साइंटिस्ट है चारगाफ, उन्होंने क्या किया, मान लो टेस्ट ट्यूब में डीएनए आइसोलेट किया, ये डीएनए है, इस डीएनए को इन्होंने केमिकली एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया? केमिकली एनालाइज किया। तो इन्होंने पाया, इन्होंने केमिकली, मान लो मैं क्या करता हूं, डीएनए लेता हूं, आप केमिकल एनालिसिस क्या होती है आपने अगर पढ़ा हो, याद करो, एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी निकाल पाते थे। मान लो ये डीएनए की केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इन्होंने क्या पता किया बेटा? केमिकल एनालाइज किया एंड ऑब्जर्व क्या किया, सुनो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन की, जिसे हम चारगाफ रूल कहते हैं। इन्होंने बोला कि रेशियो ऑफ एडेनिन टू थाइमिन एंड गुआनिन टू साइटोसिन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1।
चारगाफ ने बेटा बहुत सारे डीएनए एनालाइज किए और इनको क्या मिला, अलग अलग सोर्स के डीएनए, प्लांट के निकाले, एनिमल के निकाले, इनको मिला जितना ए है उतना टी है, जितना जी है उतना सी है। तो रेशियो ऑफ ए टू टी, मान लो ए अपॉन में टी बराबर में जी अपॉन में सी इज इक्वल टू 1। तो जितना ए होगा उतना टी होगा। मान लो ए 20 है, टी क्या है 20 है, जी 40 है, तो सी भी 40 होगा, और वो इसका रेशियो किसके बराबर आएगा 1। और उसे हम क्या लिख रहे हैं कांस्टेंट। इसे हम चारगाफ रूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ का रूल का जो फाइंडिंग्स है वो केमिकल एनालिसिस से आई है। दूसरी बात बेटा आपको एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि कौन सी चीज चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखो बेटा, मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं और ये पूछ रहा हूं मुझे बताओ कौन सा चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने लिख दिया फर्स्ट ए इज इक्वल टू टी, ठीक है, क्लियर, एंड जी इज इक्वल टू सी। क्या ये चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग है? हम कहेंगे यस। दूसरा सुनना, ए प्लस जी टी प्लस सी 1, ये भी चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग है। सोचो खुद से, बताओ मुझे सोच के देखो। ए अगर 20 होगा तो टी 20 होगा, जी 60 होगा तो सी 60 होगा, 20 और 60 ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, कट के बना जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, कुछ रेशियोज लिखी रहती है, ऐसे पूछ लेता है कौन सा चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। एक ये भी लिख सकता हूं, ए अपॉन टी जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और फोर्थ में लिख रहा हूं ए प्लस टी और जी प्लस सी, ये मेरे पास चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। खुद से देख लो क्यों नहीं है, देख पा रहे हो? देखो ये तीन तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग है, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग है ये ऊपर के तीनों, और ये नहीं है। आप देखो क्यों, क्योंकि मान लो ए 40 है, टी 40 होगा, जी 20 है तो ये 20 होगा, तो 1 थोड़ी आएगा, ये 1 तो आने का नहीं है, इसलिए चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चारगाफ ने क्या किया था, डिफरेंट डीएनए एनालाइज किए, उन्होंने केमिकल एनालिसिस से बताया कि जितना ए है उतना टी है, जितना जी है उतना सी है, और एक रूल दे दिया ऐसे। उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट चारगाफ रूल। ए प्लस टी अपॉन में जी प्लस सी इज नॉट ए चारगाफ रूल, ये अपने दिमाग में बिठाना है। क्लियर? क्लियर? मीनाक्षी नहीं आया क्यों? अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे आएगा बेटा? क्या है चारगाफ रूल? जब डीएनए की डिस्कवरी हो रही थी तो एक वैज्ञानिक ने अलग अलग सोर्स के डीएनए को निकाला, उसकी चीजों को पता किया, तो उसने पाया कि जितना एडेनिन होता है उतना ही गुआनिन होता है, जितना साइटोसिन होता है उतना ही क्या होता है हमारे पास, हाँ, जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, जितना गुआनिन होता है उतना साइटोसिन होता है। ये चीज है बस। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एडेनिन ये लिखा बेटा, और ये बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपसे ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं आपसे ये बता रहा हूं, एक सवाल ये आ जाता है चारगाफ रूल का। देखो एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन लिखूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड। मैंने लिख दिया फॉलोइंग कैन बी डबल स्टैंडर्ड, इसको ठीक कर देते हैं। ध्यान से देखना मैं जो लिखने वाला हूं, कैन बी डबल स्टैंडर्ड, इनमें से कौन सा हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, मैंने एक ऑप्शन लिखा डीएनए, दूसरा ऑप्शन लिखा टीआरएनए, और तीसरा ऑप्शन मान लो मैंने आरआरएनए लिखा, और चौथा ऑप्शन मैंने लिखा ऑल। समझना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी चीज मेरे पास डबल स्टैंडर्ड होती है। बहुत ध्यान से समझना मैं जो आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, ये सब बातें बाद में करेंगे, रिवीजन करने का मेथड। देखो डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड है कि दो अलग अलग चेन है, ये डीएनए है। आरएनए मेरा नॉर्मली ये सिंगल स्ट्रैंड होता है ऐसे, दिस इज आरएनए, पर ये आरएनए अपनी ही चेन के अंदर डबल स्ट्रैंड हो सकता है। मान लो मैं किसी आरएनए को डबल स्ट्रैंड कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डीएनए मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है। नॉर्मली आरएनए क्या होता है, कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, बट किसी रीजन से, ड्यू टू सम रीजन, वो रीजन बता रहा हूं, इट कैन गेट डबल स्ट्रैंड। वो डबल स्ट्रैंड हो सकता है। कैसे डबल स्ट्रैंड हो सकता है, देखो तुम्हारे पास ये आरएनए लिख दिया मैंने, यहां मान लो जी है, सी है, यहां पर मैंने यू लिख दिया, तो यहां सी है, जी है, ए लिख दिया, यहां मैंने सी 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 लिख दिया। अब देख लो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला हिस्सा इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जहां पे जी के सामने क्या आ गया, सी आ गया, ये वाले जी के सामने सी आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सी के सामने जी आ गया और यू के सामने ए आ गया। मैंने यहां 5 डैश लिखा, यहां 3 डैश लिखा। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, दो अलग अलग चेन में। आरएनए नॉर्मली स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन अगर वो डबल स्ट्रैंड होगा तो विद इन चेन होगा, उसी चेन का कोई हिस्सा ये इसके साथ जुड़ के ऐसे डबल स्ट्रैंड बन गया, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या, ये सी है जो मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जी सी के साथ एच बॉन्ड बना दिया, सी जी के साथ बना दिया, यू ए के साथ बना दिया। ये वाला पार्ट नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाया, तो ये ऐसे दिख गया। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, अगर आपसे सवाल पूछे कि आरएनए डबल स्ट्रैंड हो सकता है, हो सकता है। फर्क ये है कि डीएनए में दो अलग अलग चेन होती है, आरएनए में अगर डबल स्ट्रैंड होगा तो उसी चेन के अंदर जाकर डबल स्ट्रैंड होगा, मतलब वही चेन का हिस्सा एक डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि डीएनए में ये दो अलग अलग चेन है जो डबल स्ट्रैंड है, आरएनए में यही चेन का कोई हिस्सा अपने आप बीच में डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे आरएनए डबल स्ट्रैंड हो सकता है, आप कहोगे हां हो सकता है, बट विद इन चेन, उसी चेन के अंदर हो सकता है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है ये बात। और डीएनए दो चेन के बीच में, अगर कोई किसी के पास दो अलग अलग चेन है, वही चारगाफ रूल फॉलो करता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझा रहा हूं कि सिर्फ डीएनए चारगाफ रूल फॉलो करता है, आरएनए नहीं। जबकि आरएनए डबल स्ट्रैंड बनाता है, तो डबल स्ट्रैंड तो सिर्फ इतने हिस्से में बनाए ना, इतने हिस्से का तो कुछ बना नहीं, तो चारगाफ रूल कैसे फॉलो होगा। चारगाफ रूल तभी फॉलो होता है जब दो अलग अलग चेन हो और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, आपको बना सकता है। चेन में अगर कॉम्प्लीमेंट्री जगह होगी, ए के सामने यू आ जाएगा, बन सकता है, लेकिन वो चारगाफ रूल फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक चेन और दो चेन जब तक अलग अलग चेन नहीं होंगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा इसमें कितना ए है। मान लो इसमें 10 ए है, तो इसमें भी 10 क्या होंगे, टी होंगे। 20 जी है तो फिर 20 सी इसमें होंगे, लेकिन यहां पर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो फिर फॉलो नहीं करेगा चारगाफ रूल। अगर किसी को बेटा टीआरएनए आरआरएनए पता नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपको मेरी बात का मतलब समझ आया, समझ में आया कि अगर आपको क्वेश्चन आता है डीएनए आरएनए में से चारगाफ रूल कौन फॉलो करता है, तो आप क्या लिखोगे, डीएनए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको टीआरएनए आरआरएनए पता हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि डीएनए में दो धागे होते हैं, आरएनए भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है।
ठीक है, क्वेश्चन ये है, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है कि चार्गाफ रूल कौन फॉलो करता है, तो मैं यहां लिखूंगा या नोट में लिख रहा हूं, नोट में बोथ डीएनए एंड आरएनए, both DNA and RNA can form H bond, but Chargaff rule not follow by RNA. कारण आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसमें विदिन चेन बनता है। ठीक है, डीएनए फॉलो करता है ना बेटा, डीएनए के दो अलग अलग धागे हैं, आप जितना ए होगा उतना टी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर ऑल होगा बेटा, आंसर ऑल होगा। और मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, ये डबल स्टैंडर्ड देखो, दिस रीजन इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। पर क्या चार्गाफ रूल फॉलो करेंगे दोनों, डीएनए आरएनए नहीं? बेटा ए और टी के बीच में 2 H बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 H बॉन्ड होते हैं। आंसर क्या होगा? कहता हूं डी आएगा। हाँ, मतलब तुम्हें मैं पूरा समझाऊं फिर तुम आंसर भी पूछो मेरे से, तो आंसर ही ना बता दूं फिर समझा क्यों रहा हूं? क्लियर? इसका पेज नंबर नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, इसका पेज नंबर नहीं है। ये तो मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या डीएनए में H बॉन्ड होता है, आप कहोगे यस। आरएनए में होता है, हाँ बना सकता है, पर आरएनए चार्गाफ रूल फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी। अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसे हम बेस रेशियो कहते हैं। इधर देखो, बेस रेशियो क्या होता है ये समझ लो, सिर्फ A प्लस टी और G प्लस सी। ठीक है, मुझे बताओ जरा, ये डीएनए है, इस डीएनए का नाम A है, एक और डीएनए है, इस डीएनए का नाम B है। ठीक है, क्लियर? अब समझना ध्यान से, इसमें A है 20, T है 20, ठीक, G है 30 और C मान लो 30 है। इसमें A 40, T 40, G 30 और C 30। अब मुझे सोच के बताओ, ध्यान से देखना बेटा, मुझे सोच के बताओ कि, ध्यान देना बेटा एक मिनट, हाँ ठीक है, मुझे सोच के बताओ कि किसमें मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। देखो बेस रेशियो क्या होता है, हमने न्यूमरेटर में डबल बॉन्ड वाली चीज लिखी है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? देखो ध्यान से बेटा, डिनोमिनेटर में लिखा है जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेस रेशियो का क्या मतलब होता है? आप इसे बेस रेशियो कहते हो, इसे आप क्या कहते हो? बेस रेशियो कहते हो, जिसमें ऊपर आप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लिखते हो, नीचे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लिखते हो। इसे आप क्या पता कर सकते हो? इट इज यूज्ड टू फाइंड स्टेबिलिटी। इसे आप क्या पता कर सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। क्या पता कर सकते हो? डीएनए की स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। मुझे बताओ कैसे, सोच के बताओ जरा, कौन सा डीएनए ज्यादा स्टेबल है? मैं आपसे कहूं आपके पास 2 डीएनए हैं, एक दोनों में मान लो, मैं कहता हूं ए और टी दोनों में लगभग बराबर कर देते हैं, या जो भी चीज है, मेरे पास ज्यादा स्टेबल डीएनए वो होगा जिसके 3 बॉन्ड वाले ज्यादा होंगे। जैसे मान लो यहां 3 बॉन्ड किसमें ज्यादा है, देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज्यादा है? जी और सी वाले में। हमेशा याद रखो बेटा, न्यूमरेटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हैं, डिनोमिनेटर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, टॉपिक सुनो ध्यान से। हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम 2 अलग अलग डीएनए की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। कभी आपने अगर पढ़ा हो कक्षा 11वीं में, आर्की बैक्टीरिया होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो कठिन कंडीशन में रहता है, तो उसका डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल डीएनए के लिए मुझे जरूरत है